हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुरेखा दिल्ली शहर की रहने वाली थी। उसने अपने दोनों बेटों की शादी करके अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर दी थी और अपने घर की सारी भागदौड़ अपने दोनों बहुओं को दे दी थी। लेकिन उसकी दोनों बहुओं में कुछ खास पड़ती नहीं थी, क्योंकि जहां उसकी छोटी बहू शुभी घर के सभी लोगों को साथ लेकर चलती और उनकी सारी चीजों का ध्यान रखती, तो वहीं उसकी दूसरी बहू पायल अपनी छोटी सोच के चलते हमेशा सबसे अलग ही रहती थी। ऐसे ही एक रोज सुबह के समय सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी उसकी पड़ोसन सरला के घर से दो बच्चे वहां आते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने लगते हैं। ये देखकर पायल अपने घर वालों से कहती है, माँ जी, मुझे तो लगता है आपकी सहेली सरला आंटी के घर में कभी खाना ही नहीं रहता, या वो अपने पोतों का पेट नहीं भर पाती, इसलिए रोज सुबह सुबह नाश्ते के टाइम पर हमारे घर भेज देती हैं। बड़ी बहू, तेरी छोटी सोच की तो हद ही हो गई है। मेरी सहेली के घर में राशन या खाने पीने की कोई कमी नहीं है। वो तो बस इन बच्चों का दिल हमारे घर में लगा हुआ है। हमारे घर यहाँ आते हैं तो खाना पीना खा लेते हैं, वरना बिना नाश्ता किए ही स्कूल चले जाते हैं, इसलिए वो इन्हें यहाँ भेज देती है। कम से कम बच्चों को लेकर तो अपनी छोटी सोच मत दिखाया कर। हाँ भाभी, माँ जी सही कह रही है। और वैसे भी ये तो बच्चे हैं, कितना खा लेंगे। आप भी ना, इस घर की बड़ी बहू होने के बाद भी आप बहुत छोटी सोच रखती हैं। बल्कि इन बच्चों के आने से घर में चहल पहल हो जाती है थोड़ा। अब आप तो हमें खुशखबरी देंगी नहीं, तो दूसरों के बच्चों पर ही प्यार लुटाना पड़ेगा ना। शुभी, छोटी हो, छोटी ही बनकर रहो, मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। और अगर तुम्हें इन भिखारी बच्चों पर ज्यादा दया आ रही है ना, तो इनका लंच बॉक्स भी यहीं से पैक कर दो। और मैं क्या कहती हूँ, इनको यहीं रख लो और सारा दिन इनका खर्चा भी तुम ही उठाना। भाभी, हद है यार, आपकी इतनी छोटी सोच है। आप बच्चों को भी खाना नहीं दे सकती हैं। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। ये हमारे घर ना खाना खाने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि हमारे प्यार की वजह से आते हैं। अगर हम ना इन्हें एक दिन भी गुस्से से देख लेना, तो देख लेना आप, ये दोबारा हमारे घर कभी नहीं आएंगे। अब इसे चाहे मेरी छोटी सोच समझ लीजिए या आप लोग कुछ और, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। हमने अपने घर में धर्मशाला खोल रखी है क्या, जो जब देखो ये लोग मुंह उठाकर हमारे घर चले आते हैं। कुछ दिन और चला ये सब तो देख लेना, आप लोग ना सही, मैं खुद ही इन लोगों को भगा दूंगी। हमेशा इनको खिलाने पिलाने का हमने ठेका थोड़ी ले रखा है। पायल के सभी घर वाले उसे उसकी छोटी सोच को लेकर समझा ही रहे थे कि तभी उनकी पड़ोसन सरला वहां आती है और उन लोगों की सारी बातें सुन लेती है, जिसे सुनने के बाद वो अंदर आकर कहती है, बड़ी बहू, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बच्चे अनाथ नहीं है जो तुम्हें इनको भगाने की जरूरत पड़ेगी। अभी मैं जिंदा हूँ, मुझे लगा कि आप लोगों को मेरे पोतों का यहाँ आना पसंद है, इसलिए भेज दिया करती थी। अगर ये पता होता कि आप लोग पीठ पीछे मेरे पोतों को ऐसा बोलती हो, तो मैं कभी उनको यहाँ नहीं भेजती। मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं आंटी जी, आप गलत समझ रही हैं। हमें भी बहुत अच्छा लगता है इन बच्चों के आने से, और ये घर भी तो इन्हीं लोगों का है। और बच्चों के साथ ना ये हमारा आपका करे अच्छा नहीं लगता है। इतनी भी छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। हाँ सरला, यश बिल्कुल सही कह रहा है। तू बहुत छोटा सोच रही है। इतनी छोटी सोच नहीं है हमारी जो बच्चों को लेकर भेदभाव करने लगेंगे हम लोग। सुरेखा, माना कि तुम लोगों की इतनी छोटी सोच नहीं है, लेकिन तेरी बड़ी बहू जो कि इस घर की बड़ी बहू है, जिसे अपनी सोच सबके प्रति अच्छी रखनी चाहिए, उसी की सोच सबसे ज्यादा छोटी है, जो बच्चों को भी नहीं छोड़ती है। मैं वादा करती हूँ, आज के बाद मेरे पोते तुम्हारे घर कभी नहीं आएंगे। सरला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सभी घर वाले पायल को उसकी छोटी सोच के चलते बहुत समझाते हैं, लेकिन पायल पर अपने घर वालों की बातों का कोई असर नहीं होता। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन उसकी हरकतों में कोई सुधार नहीं था। उसकी छोटी सोच हर चीज में दिख जाती, फिर चाहे वो उसके बर्ताव में हो, खाने पीने की चीजों में हो, या पहनने ओढ़ने की चीजों में हो। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। तभी एक रोज पायल सुंदर सी साड़ी पहनकर अपने कमरे से नीचे आती है। तभी उसकी देवरानी शुभी उससे कहती है, भाभी, आपकी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। मुझे आपकी साड़ी बहुत पसंद आई, सच में। मुझे भी ऐसी साड़ी दिलवा दीजिए ना। आप कहाँ से लेकर आई हैं ये? मेरी सारी चीजें क्लासिक और महंगी ही होती हैं, जो सबको पसंद आ जाती हैं। और तुम तो जानती ही हो कि मैं ऐसी वैसी चीजें नहीं पहनती। हाँ भाभी, वो चीजें तो मैं जानती हूँ, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये साड़ी आपने कहाँ से ली, बता दीजिए। मैं भी यश जी से कहकर नए साल पर पहनने के लिए ऐसे ही साड़ी मंगवा लूंगी। मेरा दिल आ गया इस साड़ी पर। वो तो मैं नहीं बता सकती हूँ,
क्योंकि ये साड़ी मैंने खरीदी नहीं है, मेरे मायके से आई है। मुझे भी नहीं पता है कि उन्होंने कहाँ से ली। कोई बात नहीं भाभी, लेकिन क्या आप मुझे ये साड़ी एक दिन के लिए मेरी फ्रेंड की सगाई पर पहनने के लिए दे सकती हैं? ना ना, बिल्कुल भी नहीं। देखो, मुझे आदत नहीं है अपनी चीजें किसी के साथ बांटने की, इसलिए सॉरी, मैं तो अपनी साड़ी तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। साफ कहना, सुखी रहना। प्लीज तुम मेरी बातों को दिल से मत लगाना। दिल से लगाने वाली क्या बात है भाभी, मुझे तो पहले ही पता था कि आपका दिल भी आपकी सोच की तरह ही होगा। कोई बात नहीं भाभी। शुभी और पायल की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी उनकी ननद नेहा सुन रही थी, जिसे सुनकर वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक रोज शाम के समय कॉलेज से आते टाइम नेहा अपनी छोटी भाभी शुभी के लिए सेम वैसी ही साड़ी लेकर आती है और उसे देती है, जिसे देखते ही शुभी बहुत खुश होती है। दोनों आपस में बातें कर रही थी। तभी पायल गुस्से में चिल्लाते हुए नीचे आती है और शुभी के हाथों में सेम साड़ी को देखकर कहती है, अब समझ में आया कि मेरी साड़ी में दाग कैसे लगा। मैंने तुम्हें पहनने के लिए साड़ी नहीं दी, तो तुमने मेरी साड़ी ही खराब कर दी कि मैं भी ना पहन पाऊँ, और अब अपने लिए सेम नई साड़ी मंगवा ली। सच में भाभी, आपकी सोच कितनी छोटी है। मुझे नहीं पता था कि सभी चीजों के साथ साथ कपड़ों में भी आपकी सोच इतनी छोटी होगी। आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? लगना क्या है, तुमने ऐसा किया है। तभी तो जैसे ही तुमने मेरी साड़ी खराब की, वैसे ही तुरंत अपने लिए सेम साड़ी मंगवा भी ली। बड़ी भाभी, छोटी भाभी जब कह रही है कि उन्होंने आपकी साड़ी नहीं खराब करी, तो उन्होंने नहीं की होगी। और उस दिन आप दोनों की बातें मैंने सुन ली थी, इसीलिए मैं खुद छोटी भाभी के लिए साड़ी लेकर आई हूँ। उन्हें तो पता ही नहीं था। आज तो आपने अपनी छोटी सोच दिखा दी, हद कर दी है। चलिए छोटी भाभी, इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। नेहा इतना कहकर अपनी छोटी भाभी शुभी को लेकर वहाँ से चली जाती है। इतना कुछ होने के बाद भी पायल की आदतों में सुधार नहीं था। घर की बड़ी बहू होने के नाते जितना उसे सभी घर वालों को साथ लेकर चलना चाहिए, उतना ही अपनी छोटी सोच के चलते वो सबसे करती जा रही थी। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज शाम के समय पायल मार्केट से घर लौटती है। तभी वो अपनी ननद नेहा को किसी लड़के के साथ अपने घर के सामने बाइक से उतरते हुए देखती है, जिस पर वो शोर मचाते हुए जोर जोर से कहती है, माँ जी, जरा घर के बाहर तो आइए और अपनी बेटी के रंग तो देखिए। ननद जी ने तो इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। बस यही देखना बाकी रह गया था। आप ये क्या कर रही हैं? देखिए, थोड़ा धीरे बोलिए। आपकी आवाज सुनकर यहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। नेहा, ये कौन है? तुम ही इन्हें कुछ समझाओ। भाभी चुप हो जाइए, ये मेरे भाई का सामान है। आप गलत समझ रही है। आज तो आपकी छोटी सोच ने हद ही कर दी है। पायल और नेहा की सारी बातें दरवाजे पर खड़ी सुरेखा सुन लेती है, जिसे सुनने के बाद वो अपनी बड़ी बहू के पास आकर कहती है, बस कर बहू, ये लड़का यश का दोस्त है और उसे आने में लेट हो रहा था, तो उसने इसे नेहा को घर छोड़ने के लिए बोल दिया था। लेकिन तूने तो अपनी छोटी सोच के चलते इतना बड़ा तमाशा कर दिया। पहले पूरी बात तो जान लेनी चाहिए। अपनी सास की बात सुनकर पायल की बोलती बंद हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपने सभी घर वालों से अपनी गलती की माफी मांगती है और अपनी छोटी सोच में बदलाव लाने की कोशिश का वादा करती है। सड़क किनारे बाइक पर बैठा एक दिनेश नाम का लड़का सामने से आ रहे अपने दोस्त किशन को देखकर अपने हाथों को माइक बनाकर जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, दोस्तों जरा गौर से देखिए इस इंसान को। ये जो बड़ी तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहा है, इस इंसान को देखकर आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कितना खुश इंसान होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, जो दिखाई देता है सच में वो ऐसा होता नहीं है। ऐसा ही कुछ मेरे दोस्त किशन के साथ है। यहाँ लोगों की एक पत्नी संभाले में हालत खराब हो जाती है और यहाँ मेरा शेर दोस्त अपनी 3 पत्नियों का बोझ उठाकर चल रहा है। क्या है साले, बहुत हंसी आ रही है तुझे? करवाऊं तुझसे अभी रिपोर्टर गिरी? अभी तो सिर्फ मेरे मोहल्ले को पता है, तू ऐसे चिल्ला चिल्ला कर पूरे शहर को बता दे कि देखो ये 3 पत्नियों का पति। अरे भाई, मैं तो मस्त मजाक कर रहा था, सोचा थोड़ा टाइम पास कर लूं। अच्छा बेटा, अब तुझे टाइम पास करने के लिए मेरी ही लाइफ की हिस्ट्री मिली है। अगर तू मेरा दोस्त नहीं होता तो अभी तेरी यही धुलाई शुरू करता। अब यहीं बैठकर रिपोर्टर गिरी ही करनी है या ऑफिस भी चलना है? तेरा गुस्सा देखकर ऐसा लग रहा है कि आज भाभी ने तुझे चाय भी नहीं दी। एक काम करते हैं, कॉफी शॉप चलते हैं, उसके बाद चलेंगे ऑफिस। ओके डन, इसको कहते हैं दोस्त। किशन इतना कहकर अपने दोस्त दिनेश के साथ चला जाता है। वहीं दूसरी ओर किशन के घर में उसकी 3 पत्नियां मैरी, राधा, रिया ने
एक रसोई होने के चलते पूरा घर सर पर उठा रखा था। अगर किसी औरत की जिंदगी में एक सौतन हो तो जिंदगी जहन्नुम बन जाती है, लेकिन यहाँ तो तीनों ही एक दूसरे की सौतन बनी बैठी थी। अनजाने में ही सही, लेकिन सौतन तो सौतन ही होती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन सुबह के समय तीनों की सास कुसुम पूजा करके मंदिर से घर वापस आती है तो देखती है कि उसकी तीनों बहुएं हाथों में कोई ना कोई बर्तन लिए एक दूसरे से मारामारी कर रही है, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए कहती है, अरे ओ नास पिटियो, ये घर है मेरा, कोई कुश्ती का मैदान नहीं जो बर्तन उठाए एक दूसरे को मारा मारी कर रही हो। क्यों मरी जा रही हो सुबह सुबह? माँ जी, पहले लड़ाई इन सब ने शुरू की थी, मैंने नहीं। हाँ, जैसे तुम तो बड़ी शरीफ हो ना, इसलिए तुम लड़ नहीं रही। हम ही पागल हैं जो लड़ रहे हैं। पागल नहीं तो समझदार भी मत समझो अपने आप को। जब से तुम तीनों घर आई हो एक दूसरे की सौतन बनके, तब से मेरा घर जंग का मैदान बन गया है। एक भी दिन सुख और चैन की रोटी खाने को नहीं मिली। मैं क्या करूँ माँ जी, आपको मेरी पसंद की चीज, मेरी बनाई खाने की चीज पसंद ही नहीं है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? यही दिक्कत है मेरे साथ भी माँ जी, कि जो आपको पसंद है वो मुझे नहीं, और जो मुझे पसंद है वो आपको पसंद नहीं। जी माँ जी, मैं भी यही कहना चाहती हूँ। पसंद तो तब आएगा ना जब तुम कुछ बनाओ। ये तुम्हारा आज का काम नहीं है। जब से तुम तीनों ने मेरे घर में कदम रखा है ना, तब से यही चल रहा है। कभी भी मेरे घर में समय में कोई रसोई नहीं बनाती, ना ही कोई भोग लगता है। माँ जी, इसमें हमारा क्या दोष? तुम्हारा दोष नहीं है तो क्या पड़ोसियों का दोष है? रोज रसोई बनाते समय ऐसे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ती हो कि सारा समय बस या तो लड़ने में या फिर एक दूसरे की बुराई करने में निकाल देती हो। उसके बाद खुद बाहर से मंगवा कर खा लेती हो। बचती है तो केवल ये बुढ़िया। माँ जी, आप वैसे बुढ़िया लगती नहीं है, अभी भी यंग ही लगती है। मेरे घर में लड़कर रसोई नहीं बनेगी, आज खाना बनेगा ही नहीं। बैठी रहो तीनों अपनी अपनी पसंद लेकर। तुम्हें मेरी बात तो समझ में आती ही नहीं है ना? माँ जी, रोज रोज के झगड़े से तो अच्छा है आप हम तीनों की रसोई अलग अलग कर दो। आज तो बोल दिया, दोबारा ऐसा बोलने की सोचना भी मत, समझी? जाओ और अपने काम करो घर के। इतना कहकर कुसुम वहाँ से चली जाती है और तीनों सौतने अपनी सास के डर से कुछ नहीं बनाती और एक रसोई होने के चलते आए दिन तीनों सौतनों की लड़ाई होती ही रहती थी और सजा में उन्हें पूरा दिन बिना कुछ खाए बिताना पड़ता था। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन सुबह सुबह कुसुम अपनी तीनों बहुओं को बुला कर कहती है, मैं मंदिर जा रही हूँ और वहीं से पंडित जी को भी साथ लेकर आऊंगी। मेरा पूजा करवाने का मन है, इसलिए आज मैंने घर में एक छोटी सी पूजा रखी है। इसलिए जब तक मैं आऊँ तुम तीनों मिलकर घर की अच्छे से सफाई और पूजा पाठ का सारा सामान मंगवा लेना। मेहमान भी होंगे, इसलिए आज तीनों अपनी एक रसोई को लेकर कोई तांडव मत मचाना और ना ही रसोई के अंदर जाना, समझी? जी माँ जी। कुसुम इतना कहकर मंदिर के लिए निकल जाती है और तीनों सौतने अपनी सास की बात मानकर पूरे घर की साफ सफाई अच्छे से करती हैं और पूजा का सारा सामान मंगवा कर भी रख लेती हैं। फिर भी वो कहते हैं ना कि लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकते। ऐसा ही कुछ इन तीनों के साथ भी था। कुसुम को मंदिर से आने में थोड़ा समय लगता है और तीनों से भूख बर्दाश्त नहीं होती और वो अपनी सास के मना करने के बाद भी एक साथ रसोई में अपनी अपनी पसंद का खाना बनाने पहुंच जाती है और पहले मैं करके लड़ना शुरू हो जाती है, जिसके चलते वो पूरी रसोई का सामान पूरे घर में फैलाकर फिर से लड़ने लगती है। तभी उनकी सास कुसुम पंडित और कुछ मेहमानों के साथ घर आती है और उन तीनों को ऐसे लड़ते देखकर उसकी पड़ोसन नीलू कहती है, कुसुम, हमें टीवी देखने की क्या जरूरत है? सीरियल तो तेरे घर में चल रहा है, 3 सौतनों की लड़ाई। मुंह बंद कर नीलू, मेरी पड़ोसन और सहेली होने के बाद भी तू मेरे घर का मजाक उड़ा रही है। कुसुम बहन जी, नीलू बहन सही कह रही है। इस अशांति और अस्वच्छ वातावरण में आप पूजा करने के लिए बोल रही हैं। जहाँ ऐसे सौतनों की लड़ाई हो रही हो, वहाँ कभी सुख शांति हो ही नहीं सकती। पंडित जी ऐसा मत बोलिए, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं अभी सारी तैयारी करवा देती हूँ। रहने दे कुसुम, ये तीनों सौतने हैं सौतने, और आज तक कभी सौतनों की बनी है क्या? अरे नहीं बनी कभी भी। और वैसे भी तेरे घर से तो आए दिन चिल्लाने की, लड़ने की आवाज़ आती रहती है। नीलू बस चुप हो जा, बिगड़ी बात संभाल नहीं सकती तो कम से कम ऐसी बातें बोलकर और मत बिगाड़। नीलू बहन बिल्कुल सही कह रही है।
मेरे पास समय नहीं है, मुझे माफ करिए। मैं आपके घर में कोई पूजा नहीं करवा सकता। चलो सभी लोग यहाँ से। इतना कहकर पंडित सभी लोगों को लेकर कुसुम के घर से निराश होकर चला जाता है। सुमन को इस चीज का बहुत दुख होता है और वो चुपचाप बिना कुछ बोले सर पर हाथ रखकर सोफे पर बैठ जाती है। कुछ समय बाद किशन ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ को ऐसे बैठे देखकर कहता है, क्या बात है माँ, आप ऐसे परेशान होकर क्यों बैठी हैं? तो क्या करूँ बेटा, ये जो तेरी तीनों बीवी है ना, इन्होंने अपनी एक रसोई के चलते मेरा जीना हराम कर रखा है। आए दिन रसोई को लेकर लड़ती रहती हैं, रसोई अलग करने को कहती हैं, और आज तो पूरे मोहल्ले वालों ने देख लिया इन सौतनों की लड़ाई को। माँ परेशान ना हो, मैं आज इन तीनों से ही बात करता हूँ, बहुत हो गया। इतना कहकर किशन अपनी तीनों पत्नियों को बुलाकर कहता है, देखो हालात ही ऐसे थे कि आप लोगों को एक दूसरे की सौतन बनकर इस घर में आना पड़ा, लेकिन इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है, आप तीनों भी जानती हैं। इसलिए प्लीज ये रोज रोज की सौतन की रसोई का तमाशा बंद करिए। रहना तो सबको साथ में ही है, तो लड़ाई की जगह एक दूसरे को समझकर चलें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। तीनों को अपनी पति की बात सुन के अपनी हरकतों पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और अपनी हरकतों के लिए दोनों से माफी मांगती है। जिसके बाद तीनों अपनी रसोई बनाने के लिए एक एक दिन डिसाइड कर लेती है, जिससे तीनों सौतनों के बीच रसोई को लेकर जंग खत्म हो जाती है और घर में शांति का माहौल होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।